हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, अगर आप हमारा ई बुक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ई बुक एंड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। और यहाँ पर आपको बताना है पेन ड्राइव है, यानी कि पेन ड्राइव क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, कंप्यूटर राइटिंग डिवाइस है, ड्राइंग टूल है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इस क्लास में 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है, बट सभी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सो आपको अच्छे से करना है और सभी प्रश्न आपको याद करने हैं। जिनका आपको जवाब पता है कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर जवाब नहीं पता है तो आपको जब भी हम जवाब बताएं उसको अच्छे से समझना है। और इस क्लास का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जाना है स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में आपको जाना है और वहाँ से आप आज की इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। आप सभी को ध्यान रखना है। सेकेंड प्रश्न कहता है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज, टू रिमूव द स्पीड बैरियर बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर, फॉर इंपॉर्टेंट डेटा, या इसमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना है, कैश मेमोरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कैश मेमोरी से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव द स्पीड बैरियर बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर, यानी कि मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो गति अवरोध है उसको कम करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसके? देखिए, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में गति अवरोध को कम करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से एक और सवाल बनता है कि किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। आपके प्रोसेसर को किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? तो आंसर होता है कैश मेमोरी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट होगा, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, बट इसको अच्छे से समझना है। अगर आपने समझ लिया तो आप जवाब कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें, ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो उस एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज को आपको अच्छे से देख लेना है। वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज, सभी को देखना है। वहाँ पर जो भी आपको क्लास मिले, सभी क्लास आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, कंप्यूटर के एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? आपको आंसर करना है यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा। और जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, तो आप सभी क्लास को भाई शेयर करें जल्दी से। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, तो सभी को क्लास को लाइक करना है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4 कहता है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम क्या है? CD, CDRW, DVD, या फिर रोम। तो यहां पर कौन सा करेक्ट जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CDRW। इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कंप्यूटर का इनबिल्ड मेमोरी क्या है। कंप्यूटर का इनबिल्ड मेमोरी कौन सा है, आपको ये बताना है।
कंप्यूटर का इनबिल्ड मेमोरी कौन सा होता है या किसे कहा जाता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है, रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम को कंप्यूटर का इनबिल्ड मेमोरी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, रोम हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करते हैं पीरोम की, तो ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो रोम का ही टाइप है आपका पीरोम। और ईपीरोम की बात करते हैं तो ये होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी हमारा रोम का ही एक टाइप है। और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर सही जवाब आपका रोम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं रोम किस टाइप का है, तो रोम हमारा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये ध्यान रखना है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि रोम कैसा है, तो रोम आपका नॉन वोलेटाइल है। और अगर बात करते हैं रैम की, तो रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि रोम के अंदर जो डेटा होता है वो कैसा होता है? अस्थाई होता है, वो डेटा टेम्परेरी होता है, ठीक है। जब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो वो डेटा आपका डिलीट हो जाता है। बट रोम के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहां पर जो भी डेटा होता है वो परमानेंट होता है और ये आपके कंप्यूटर का इनबिल्ड मेमोरी होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि रोम के अंदर होता क्या है, एक्चुअल में आपका बायोस प्रोग्राम रहता है ना, आपका जो कंप्यूटर का बायोस प्रोग्राम होता है ये आपका रोम के अंदर ही होता है। इसका मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसे फर्मवेयर नाम से भी जानते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर को जिंदा करने के लिए, यानी कि हार्डवेयर जो हमारा कंप्यूटर एक हार्डवेयर है और वो कैसे चलेगा, सॉफ्टवेयर बाकी के सॉफ्टवेयर कैसे काम करेंगे, तो हार्डवेयर को जीवित करने के लिए रोम मेमोरी के अंदर बायोस प्रोग्राम होता है जो आपके हार्डवेयर को जीवित करता, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद फिर बाकी के एप्लीकेशन बाकी के प्रोग्राम आप वहां पर चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए और गणना के लिए किस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है? डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर तथा गणना के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है पद एमबी प्रयोग किया जाता है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक विट्स, मेगावाइट्स, मेगाविट्स या इसमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर एमबी का फुल फॉर्म ही आपको बताना है, एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमबी का मतलब होता है मेगावाइट्स, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट, ठीक है, मेगावाइट्स। निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट आपको बताना है। यहाँ जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको देखना है कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो सकता है। ऑप्शन दिया है जीबी, केबी, एमबी या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा जीबी, है ना, का गीगाबाइट यहाँ पर सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट है। केबी का मतलब किलोबाइट और एमबी का मतलब मेगाबाइट। बड़े से छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि बड़े से छोटे क्रम में कौन सा सही है ये बताना है। टीबी, एमबी, जीबी और केबी, टीबी, केबी, जीबी और केबी, इसके बाद जीबी, एमबी, टीबी और केबी, फिर दिया है टीबी, जीबी, एमबी और केबी। तो बड़े से छोटे क्रम में आपको देखना है कौन सा करेक्ट है, बताइए। तो सही जवाब होगा डी, ऑप्शन आपका टीबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद केबी। यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पर टेराबाइट है, टीबी है, उसके बाद जीबी यानी कि गीगाबाइट है, उसके बाद एमबी यानी कि मेगाबाइट है, उसके बाद केबी यानी कि किलोबाइट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है? यानी कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? कई बार हमने बताया है एक निबल में कितने बिट होते हैं या कितने बिट में एक निबल होता है, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 4। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो 4 बिट जहां होंगे वहां पर एक निबल हो जाएगा, 4 बिट जहां पर होंगे वहां पर एक निबल हो जाएगा। और जहां पर 8 बिट होंगे वहां पर एक बाइट हो जाएगा। 8 बिट में एक बाइट होते हैं, 4 बिट में एक निबल, 8 बिट में एक बाइट। और अगर आपसे पूछ देते हैं कि 8 बिट में कितने निबल, तो 8 बिट में 2 निबल होते हैं।
तो कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न घुमा करके पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, उसका नाम बताना है। प्रश्न को समझना है ध्यानपूर्वक, फिर आपको जवाब करना है। एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी, मुद्रित पाठ यानी कोई प्रिंटेड सामग्री है या अन्य छवियों, कोई अन्य इमेजेज हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। देखो, डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित जब ही होगा जब आपके कंप्यूटर में इनपुट होगा, कंप्यूटर में जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास आपका एक फोटो है, आपका एक फोटो आपके पास है और उस फोटो को आप क्या करना चाहते हो, कंप्यूटर में ले जाना चाहते हो, तो कैसे ले जाओगे, आपको स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन सी, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से कोई दूसरा जवाब आप सोच के लाओ, और हो सकता है कि दूसरा जवाब आपका सही हो, आपने सही सोचा हो, बट वो आपका चलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो ऑप्शन देखने ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो जवाब करना है। तो यहाँ पर स्कैनर हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्कैनर से जब आप स्कैन करोगे तो ये उसको क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, एक डिजिटल कॉपी बना देगा, आपके कंप्यूटर में आपका इमेज आ जाएगा। वो इमेज आपका डिजिटल फॉर्म में ही तो होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कितनी पीढ़ियों में कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है, कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की, ठीक है, ये बताना है, 1 2 3 5 या 4। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपको पता है, 5 जनरेशन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में निम्न सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किस सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होता है, ये बताना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर, तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा, फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है ग्रुप बियर होता है। ग्रुप बियर क्या होता है, हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। तो आपको बताना है ग्रुप बियर क्या होता है। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम आपको बताना है, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, बताइए। यहाँ पर विप्रो 2 बार आ गया है ना, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और नन ऑफ दीज कर देते हैं। अब 3 ही ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, TCS आपका राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछें कि विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताओ, तो आपका आंसर होगा IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपको ध्यान रखना है। तो IBM दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है GIF। GIF का फुल फॉर्म आपको बताना है, यहाँ पर होगा GIF। ठीक है, तो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। सी भाषा है, सी भाषा क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज है या फिर कॉम्बिनेशन लेवल लैंग्वेज है, इसमें से क्या हो सकता है, कौन सा राइट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, आपको बताना है। तो आपको पता है सी लैंग्वेज कैसी, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। आपको पता है ना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होती है, जैसे लिब्रियोफिस कैल्क जो आप लोग पढ़ते हैं, है ना, MS ऑफिस का जो एक्सेल है, ये सभी क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। तो किस क्षेत्र में ये ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बताओ, साइकोलॉजी, पब्लिकेशन, स्टैटिक्स या फिर मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए होता है। किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग
स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा, यानी कि स्क्रीन पर कुछ चित्र, कुछ आइकन्स आपको दिखाई देते हैं, उनके द्वारा आप कमांड भेजते हैं। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, है ना, जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप जब कंप्यूटर चलाते हैं तो वहां पर आपको आइकन्स दिखाई देते हैं, वहां पर आप क्लिक करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से ही आपको दिखाई देता है। कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? देखिए, प्रश्न बहुत सिंपल है, पूछा थोड़ा सा घुमा फिरा के गया है, तो बस प्रश्न का मीनिंग अगर आपने समझ लिया तो आप जवाब कर पाओगे। कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस की रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या इसमें से कोई नहीं? तो बताइएगा। अब इनके नाम सुनकर के आपको पता चल गया होगा यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात की जा रही है, तो जवाब होगा ऑप्शन पहला, क्योंकि आपको पता है कंपाइलर एक साथ सभी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर कंपाइलर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में भी बताना है। साथ में इस क्लास का PDF लेना ना भूलें। PDF आप सभी को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करते समय आपको पासवर्ड सही बनाना है। पासवर्ड आपको ध्यान रखना है कैसे बनाना है। पहला लेटर आपको कैपिटल रखना है, बाकी स्मॉल रखनी है, और कम से कम 6 लेटर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, कम से कम 6 लेटर होना चाहिए। इसके बाद में कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर लगाएंगे और आप कोई अंक डाल देंगे 1 2 3 4, तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल में जाना है और वहां से आज के इस क्लास का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।